A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new chapter of class 12th accountancy. Today, we will move to the chapter number 7 of class 12th accountancy, that is accounting for share capital, issue and forfeiture. Today we will move to the second volume of class 12th accountancy, and the second volume of class 12th accountancy name is the accounting for companies, and it includes the three chapter. The chapter number 7 is accounting for share capital, issue and forfeiture. Chapter number 8 accounting for debenture, issue of debenture, and chapter number 9 accounting for debenture, that is a redemption of debenture. So basically हमें वॉल्यूम 2 जो पार्ट ए का वॉल्यूम 2 है उसमें हम लोग को 3 चैप्टर डिस्कस करना है, जिसमें पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी शेयर को कैसे इशू करना है, उसको कैसे फॉरफीट करना है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। एंड द चैप्टर नंबर 8 एंड 9 में हमें अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर के बारे में स्टडी करना है कि कैसे हम डिबेंचर इशू करते हैं एंड उसको रिडम्पशन करते हैं। यू नो वेरी वेल, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहला द फर्स्ट टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में जहाँ वन मैन आर्मी होता है, एक बंदा होता है, वो सारे बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है और वर्क करता है। In this case, we prepared a trading and profit and loss account and balance sheet of the firm. When we are talking about the partnership firm, so you know very well, in this partnership firm we will move to the two or more than two partners are engaged in the same business, यानी इसमें दो पार्टनर मिलकर एक बिजनेस रन कराते हैं। एंड फॉर द अकाउंटिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इन दिस टॉपिक वी ऑलरेडी डिस्कस इन द पार्ट ए वॉल्यूम 1, यानी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी अकाउंटिंग है, वो हम लोगों ने पार्ट ए के वॉल्यूम 1 में डिस्कस कर लिए हैं कि हाउ विल प्रिपेयर दी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ वी विल बी प्रिपेयर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ वी विल प्रिपेयर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ existing partner, death of existing partner, and we also discuss about the realization account on the dissolution of the partnership firm. So now we will move to the accounting for companies. You know very well, with the increase in the size of the business houses, it proved very difficult to meet out the demands of the such big units by the sole holders and partnership firm. यानी जब बिजनेस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप किसी न किसी रीज़न से पीछे रह जाती हैं। सो इन दिस सिचुएशन, ड्यू टू द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी के कारण सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म जो हैं बड़ी बड़ी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। सो इन दिस सिचुएशन में एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है विच इज़ नोन एज अ स्टॉक कंपनीज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज. It means the joint stock company came into existence to do away with the defects and drawback of sole traders and partnership firms. यानी sole traders में and partnership firms में जो भी drawbacks होते हैं, उन सारे drawbacks को दूर करने के लिए और इकोनॉमी के लार्जेस्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है। तो यू नो वेरी वेल कि टुडे वी विल मूव टू द वॉल्यूम 2 ऑफ पार्ट ए, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यानी कंपनीज अपना अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करती हैं। एंड इन द क्लास 11th यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी फंक्शन ऑफ द कंपनीज। कंपनी जो है अपने काम को करने के लिए बेसिकली दो तरह के फंड अरेंज करती है, दैट इज़ अ ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल इंक्लूड्स द रिटेन अर्निंग एंड शेयर कैपिटल, एंड फॉर बोरोड फंड इट इशूड द डिबेंचर्स. So as an accountant, you know our responsibility to adjust all the transactions related to the companies in our books of account. So it is very important to understand the concept, how we will issue the share, how we will issue the debentures, how we will forfeit the share and how we will redeem the debentures. यानी हमें कैसे शेयर को इशू करना है, उसको फॉरफीट कैसे करना है, कैसे हमें अपने डिबेंचर को इशू करना है और उसको कैसे रिडम्पशन करना है, इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सो नाउ वी विल स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 7, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 2, दैट इज़ अ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. So accounting for companies chapter number 7 includes the topic accounting for share capital, यानी एक कंपनी अपने शेयर्स कैपिटल को कैसे रिकॉर्ड करती है, कैसे उसको इशू करती है और कैसे उसको फॉरफीट करती है और उसका कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. नाउ वी विल डिस्कस इट. So before starting this chapter, first of all we study a lots of theoretical parts of this chapter
इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला डिस्कशन है द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी. यू नो वेरी वेल when we are talking about the definition of the company, so the very famous definition given by L.H. Haney, the very famous definition given by L.H. Haney is company is an artificial person created by law having a separate entity with perpetual succession and a common seal. यानी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है. हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है. विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, विच अ परपेचुअल सक्सेशन मतलब इसकी एंडिंग डेट डिसाइड नहीं होती है. एंडिंग डेट डिसाइड होने का मतलब है कि हम कब तक कंपनी को रन कराएंगे इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं किया जाता है. यानी इसकी पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस अनलिमिटेड होता है, अनडिसाइडेड होता है. एंड अ कॉमन सील, यानी एवरी कंपनी की अपनी अपनी कॉमन सील होती है, जस्ट लाइक अ सिग्नेचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनर्स. यू नो वेरी वेल, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है उसकी अपनी सिग्नेचर होती है, जिसे हम ऑथराइज सिग्नेचर कहते हैं. पार्टनरशिप में पार्टनर्स के सिग्नेचर काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं. उसी तरह से कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स में कंपनीज़ की सील को पुट करते हैं, उसको उसका सिग्नेचर माना जाता है. आप देखे होंगे डिफरेंट कंपनीज़ अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है तो वहाँ पे उस कंपनी से रिलेटेड उसकी सील भी प्रिंट की जाती है. सो कंपनी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इट इज़ जस्ट इक्वली टू द पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है. हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, जिसकी एंटिटी सेपरेट होती है फ्रॉम अदर्स. यानी अगर ओनर है कि कोई कंपनी का, तो ओनर एक अलग बंदा है और कंपनी एक अलग बंदा है. सिंपल सी बात है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन भी, यानी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि वो अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, वो अपने नाम से दूसरों के ऊपर केस दर्ज कर सकती है. तो दे आर वेरियस राइट्स गिवन बाय कंपनीज एक्ट टू द कंपनी टू बिकम द इक्वलेंट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. एज वेल एज विथ परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी की जो फॉर्मेशन पीरियड होती है, जो ड्यूरेशन होती है, वो डिसाइड नहीं होती है एंड उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है. सो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सारे टॉपिक्स को समराइज कर लेते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अ लॉट्स ऑफ टॉपिक्स. द फर्स्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड ऑफ अ कंपनी. Number second topic is share, meaning, types, classes of share and difference between preference share and equity share, kind of preference share. Number third, share capital, meaning, types and difference between reserve capital and capital reserve. Private placement, this topic is already discussed in the class 12 business studies in the chapter financial market. Meaning, difference between private placement and public issue, public versus private issue. नेक्स्ट इज स्वेट इक्विटी शेयर. नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर ऑफ द पब्लिक, यानी शेयर पब्लिक को इशू करेंगे तो उसको कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे. प्रोसीजर नंबर 1 टू इशू अ प्रोस्पेक्टस, टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट एंड टू मेक कॉल्स. एंट्री ऑन इशू ऑफ शेयर, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का. फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड देयर रीइशू, शेयर को फॉरफीट करना और फिर उसको रीइशू करना, इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे. एंड द लास्ट presentation of share capital in the company's balance sheet according to Companies Act 2013 Schedule 3. यानी कंपनी अपना बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करती है और उसको बनाना सीखना. बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करती है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग. सो इन दिस चैप्टर में हमें इतने सारे टॉपिक को कवर अप करना है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ही नहीं फ्यूचर में भी इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है. क्योंकि जैसे हम लोगों ने in the previous classes we already discussed ki how we will calculate the profit and loss and income statement as well as the position statement of sole proprietorship. यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का हम कैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह से हम लोग पार्टनरशिप में ये सीखते हैं कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना. सो दे आर वेरियस kinds of topics which are already discussed in the previous video. So now we will move to the accounting for companies, chapter number 7, accounting for share capital, issue and forfeiture. So let's we discuss the first topic of this chapter. The first topic of this chapter, that is meaning and definition of company. So according to the meaning, generally speaking, a company is an association of person who contribute money or money is worth to a common stock and issue it for the common purpose.
it is created by law and affected by law. It is a legal person with no physical existence. यानी जनरली अगर मीनिंग की बात करें तो कंपनी की मीनिंग क्या है, तो कंपनी एक पर्सन का एसोसिएशन है जहाँ पे कई पर्सन मिलकर एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो अपने पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एक कॉमन स्टॉक पे. कॉमन स्टॉक का मतलब है कि कंपनी अब जब भी पैसा अरेंज करती है तो अपने शेयर पे अरेंज करती है. जैसा आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, शेयर इशू करती है, उसे मनी अरेंज करती है. उस मनी को अरेंज करने के बाद जो शेयर का बंडल होता है, द बंडल ऑफ शेयर विल बी नोन एज द स्टॉक. ओके, सो शेयर इज़ अ डिवाइडेबल पार्ट्स. जैसे एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर. तो जब हम कई शेयर्स का एक बंडल क्रिएट कर देते हैं, सपोज एक शेयर है 100 रुपये का, ओके, और जब हम उस शेयर 10 शेयर को मिला के एक शेयर बनाते हैं, एक चीज़ बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टॉक. यानी एक शेयर है 100 रुपये का, तो 10 शेयर कितने के हुए, 1000 रुपीज़ के, तो 1000 रुपीज़ का एक स्टॉक बन जाता है. सो द स्टॉक विल बी नोन एज द बंडल ऑफ शेयर. यानी कि जो लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनीज़ में, वो स्टॉक में कंट्रीब्यूट करते हैं. इसीलिए आप देखे होंगे जनरली सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज़ का बिजनेस करते हैं. वहाँ हम एक एक शेयर परचेज एंड सेल नहीं करते, वहाँ स्टॉक में बिजनेस होता है. स्टॉक में बिजनेस होने का मतलब है वहाँ बंडल ऑफ शेयर्स की बात होती है, और उस पैसे को हम लोग कॉमन पर्पज़ में यूज़ करते हैं. यानी कंपनी उस पैसे को यूज़ किस लिए करती है, फॉर अ कॉमन पर्पज़. इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनीज़ का जो क्रिएशन होता है वो लॉ के थ्रू होता है. एंड अफेक्टेड बाय लॉ. जनरली ये जो पूरा कंपनी का क्रिएशन होता है वो लॉ के थ्रू होता है. इनके लिए लॉ, स्पेशली लॉ बनाया गया, दैट इज़ द कंपनीज एक्ट 2013. इट इज़ अ लीगल पर्सन विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. कंपनी एक लीगल पर्सन होती है. लीगल पर्सन का मतलब ये है कि एक लीगल बंदा होगा, जैसे हम लोग हैं वैसे कंपनी की भी अपनी लीगल एग्जिस्टेंस होगी, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा. जैसे हम लोग की फिजिकल अपीयरेंस है, कह सकते हो इनटेंजिबल एसेट्स होती है, उसी तरह से कंपनी भी एक इनटेंजिबल पर्सन होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट इट कैन बी equivalent to as a common person. You know, when we are talking about the Reliance Jio, when we are talking about the Tata Birla, when we are talking about the big companies like a ITC, तो इन सारी कंपनीज जो हैं अपने नेम से बैंक में अकाउंट खोल सकती हैं, अपने नेम से कोई ट्रांजेक्शन कर सकती हैं, अपने नेम से कोर्ट में केस दायर कर सकती हैं, और अगर कोई कस्टमर को या किसी भी रिलेटेड पर्सन को कंपनी से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो सामने वाला बंदा भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है. तो ये तभी हो सकता है जब कंपनीज एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में कंपनीज लॉ की तरफ से उसे सर्टिफाइड किया जाता है. So the few other important definition, that is the first common definition given by L.H. Haney. Thus the company is an artificial person created by law having separate entity with perpetual succession in a common law. And one more other definition. So this is also given in the bold letter. Thus a company is an artificial person created by law having a separate entity and with a perpetual association and a common seal. So let's revise it. What is the ideal definition of the company? Company is an artificial person created by law having a separate entity and with a perpetual succession and a common seal. So the few important terms, the few important things makes a better definition of the company. That is, the company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. So now we will move to the nature of the company. What are the nature of the company? So let's discuss it. When we are talking about the nature of the company, the first nature of the company is, a company means a voluntary association of person united for a common object. It includes टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है पर्सन की. वॉलेंट्री का मतलब है कंपल्सरी नहीं है, आप अपने इच्छा से, अपने डिज़ायर से इस एसोसिएशन का निर्माण करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए. और इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट वन बाय वन भी डिस्कस अबाउट इट. द फर्स्ट, एसोसिएशन हैज़ टू मच मेंबर दैट इज़ नॉट टू बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप फॉर्म. जैसे सपोज आप ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फॉर्म मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, आप एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हो, बट उसमें मेंबर इतने ज़्यादा हो गए, पार्टनर्स इतने ज़्यादा हो गए कि आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 को वायलेट कर दिया. यू नो वेरी वेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कितने होने चाहिए, 100 होनी चाहिए. सो बेसिकली अगर हम बात करें LLP की, तो LLP में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए 100. अब 100 से ज़्यादा अगर आपने पार्टनर्स हो गए आपके, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, कंपनीज़ के रूप में डिफाइन कर दिए जाएंगे.
क्योंकि कंपनीज में मेंबर्स या ओनर्स के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि इतने होने चाहिए। हाँ, डायरेक्टर्स के लिए लिमिटेशंस हैं, बट शेयर होल्डर्स के लिए इक्विटी में पार्टिसिपेशन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती। नंबर 2, एवरी मेंबर ऑफ एसोसिएशन हैज़ अ राइट टू ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एसोसिएशन का हर एक मेंबर है उसके पास एक राइट होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को किसी भी अदर बंदे को ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी अदर मेंबर से कंसल्ट किए बिना। ये पार्टनरशिप में नहीं था। पार्टनरशिप में किसी भी नए पार्टनर की एंट्री तभी होती थी जब अदर मेंबर्स उससे सेटिस्फाइड होते थे, बट कंपनीज़ में ऐसा कोई भी वॉयलेशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपने शेयर में पैसा लगाया है, आपने इक्विटी शेयर परचेस किया है, आप चाहो फर्दरली उस शेयर को भी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। हैंस इट्स बिकम अ इनकॉर्पोरेट बॉडी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये एक इनकॉर्पोरेट बॉडी होती है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होती है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूली इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। ये बात ध्यान समझने की ज़रूरत है कि इस पूरे कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्टेड होते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। यू नो द थिंग्स व्हाट इज़ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब जो कंपनीज के शेयर को होल्ड करते हैं, यानी कि एक तरह से वो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, मालिकाना में पैसा लगाते हैं। सो उसमें पैसा लगाते हैं। वो सारे जितने भी 1000 2000 शेयर होल्डर्स होंगे वो सब मिलकर कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज़ करेंगे। इन आवर कंट्री कंपनीज आर गवर्न बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। दस लॉ क्रिएट इट एंड डिसॉल्व इट। यानी कि पूरी कंपनीज का जो क्रिएशन होता है या गवर्नेंस होता है वो सारा का सारा इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू होता है, और लॉ इसे क्रिएट कर सकता है और लॉ उसको चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकता है। यानी कि अगर कोई कंपनी का क्रिएशन करना है तो उसे आप इसी एक्ट के थ्रू क्रिएट करना है, और अगर किसी भी कंपनी का डिसोल्यूशन करना है तो आप इसी के बेसिस पे उसका डिसोल्यूशन कर सकते हैं। यानी आपको कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके क्रिएशन, ऑपरेशन एंड डिसोल्यूशन के प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। So after discussing the definition of the company, meaning of the company and nature of the company, now we will move to the characteristics of the company. So one by one we discussed all the characteristics of the company. The first characteristics or feature of company, that is a voluntary association. Company is a voluntary association of person. No law can compel person to form a company. It is their own creation and thinking. यानी कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, यानी कि लोग मिलकर अपनी इच्छा से, अपने डिज़ायर से कंपनी का क्रिएशन करते हैं। कोई भी लॉ किसी भी कंपनी के फॉर्म करने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती कि नहीं आपको ये करना ही है। ये कंपल्सेशन नहीं होता, कंपल्सन नहीं होता, ये वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। नंबर सेकेंड, सेपरेट लीगल एंटिटीज़, वेरी कॉमन थिंग्स। यू नो कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन बिकॉज उसको भी एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा मिला होता है। इट्स एंटिटीज़ क्वाइट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी जो उसकी एंटिटी होती है वो दूसरों मेंबर्स से अलग होती है। अ कंपनी कैन होल्ड, परचेज एंड सेल प्रॉपर्टीज़। देखिए सबसे पहली बात, कंपनीज अपने नाम से प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर सकती है, परचेज कर सकती है और सेल कर सकती है। कैन ओपन अ बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। एंड कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। So since a company has a legal personally distinct from that of its member, a creditor of such a company can sue only the company for its debt and not any other its member. Means अगर क्रेडिटर्स को कंपनी के ऊपर सू करना है, इट मीन्स केस करना है, तो कंपनी के ऊपर वो केस कर सकता है अपने डेब्ट्स के लिए। मेंबर्स पे दर्ज नहीं करेगा। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में भी ये चीज़ें देखने को मिलती थी। प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला बंदा होता है तो आप ओनर्स पे भी क्लेम कर सकते हो। तो अगर कंपनीज, किसी क्रेडिटर्स ने कंपनी को लाख रुपए 2 लाख रुपए क्रेडिट दिया हुआ है और कंपनी टाइम पे उसको रिपेमेंट नहीं करती, तो क्रेडिटर्स चाहे तो कंपनी पे डायरेक्टली क्लेम कर सकती है उस पैसे के लिए। ओके, क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। द नेक्स्ट इज अ लिमिटेड कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही हैज़ agreed to pay to the company either by purchasing the share in the company or giving by a guarantee to the company. ये भी बात समझनी बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ कंपनी की लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ उसके शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है
कंपनीज़ के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो उनके अमाउंट, जितना अमाउंट उन्होंने कंपनी को पे किया उतने तक होती है या उनके द्वारा दी गई गारंटी पे होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपये का है और शेयर होल्डर ने 100 रुपये का शेयर खरीद लिया, तो कंपनी के शेयर होल्डर 100 रुपये तक ही कंपनी को पे करने के लिए लायबल होंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी डिसॉल्व हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए तो कंपनी जितना डिफिशियंसी अमाउंट है वो शेयर होल्डर से क्लेम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये भी हो सकता है कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी को गारंटी भी दे सकते हैं कि मैं आपको 1 लाख 2 लाख रुपए की गारंटी देता हूँ, तो उस केस में अलग है। या 100 रुपये में 75 पे कर लिया, 25 नहीं पे किया है, तो 25 रुपीज़ तक ही हम शेयर होल्डर पे प्रेशराइज कर सकते हैं कि मेरा पैसा लौटाइए। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इन द कंपनी is ₹100 and the shareholder has already paid ₹75, he can be called upon to pay not more than the 25%। यानी सपोज कंपनी के शेयर होल्डर ने 100 रुपये का शेयर परचेस किया और कंपनी के डिमांड पर अभी तक उसने 75 रुपीज़ पे कर दिए। सपोज कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई या कंपनी को अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो शेयर होल्डर से 25 रुपीज़ तक ही डिमांड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। ये चीज़ें याद रखना है। The next feature of the company is perpetual succession. Company's existence is not affected by the coming in, going out, retirement, death, लोकेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंपनीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स की जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, वो चाहे बिज़नेस में आएँ, बिज़नेस से जाएँ, बिज़नेस से रिटायर ले लें या उनकी डेथ हो जाए, चाहे वो मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी को इससे कोई लेना देना होता है। यानी कंपनी जस्ट बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंपनी की जो एक्सपायरी पीरियड होती है वो डिसाइड नहीं होती। इसलिए बहुत ही फेमस लाइन लिखा हुआ है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर अनलेस बाउंड अप टू अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। ये लाइन याद रखिएगा कि कंपनीज, किसी के मेंबर आए मेंबर जाए, कंपनीज हमेशा चलती रहेगी जब तक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसका वाउंड अप का मतलब होता है डिसोल्यूशन ना हो जाए, वाइंडिंग अप ना हो जाए। जनरली पार्टनरशिप के केस में हम लोग डिसोल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं जब हम पार्टनरशिप फॉर्म बस बिजनेस को क्लोज करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कंपनीज वी यूज़ द वर्ड वाइंडिंग अप, यानी वाइंडिंग अप वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द यूज़ ऑफ कॉमन सील। सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट साइन इट्स नेम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। वो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं कि अपना आके साइन कर देगी। जैसे जस्ट लाइक मी एंड यू, आप लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे दिया जाता है तो आप अपना साइन करते हो, लेकिन कंपनी तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका एक साइन क्रिएट किया जाता है। साइन मतलब उसकी सील। इट मस्ट एक्ट थ्रू इट्स एजेंट कॉल्ड डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर उस सील को यूज़ कर सकते हैं। द कॉमन सील एक्ट द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो कॉमन सील होता है उसे कोई हम उसका ऑफिशियल सिग्नेचर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। Any document prepared by director can be said to belongs to the company only when it is contain the common seal। यानी कंपनी का डॉक्यूमेंट तभी ऑफिशियल माना जाता है, तभी वेरीफाई माना जाता है जब उस कंपनी का उस पर कॉमन सील होता है। नंबर 6 पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। द शेयर ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड कैन बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट और इन ए स्टॉक एक्सचेंज। यू नो, कंपनीज अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है, किसी को इशू कर सकती है, चाहे वो पब्लिक में इशू कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, चाहे वो राइट इशू कर सकती है, किसी भी तरह से इशू कर सकती है, या वो स्टॉक एक्सचेंज में भी उस शेयर्स को ट्रांसफरेबल कर सकती है। द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। हाँ, फ्यूचर में आप जब पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो दे आर वेरियस कंडीशन जहाँ पे कभी कभी कंपनीज़ के जो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। यानी कुछ केसेस में कंपनीज अपने शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी प्रोहिबिटेड होती है, वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, यानी जनरली ट्रांसफरेबिलिटी होती है। द नेक्स्ट इज राइट टू शू। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट कैन enter into contract and can enforce the contractual rights against the others. Similarly, the company can be sued by the others if there is a breach of contract by the company। यानी कंपनी के ऊपर शू भी किया जा सकता है, कंपनी भी किसी ऊपर शू कर सकती है। ये बात याद रखिएगा, दैट इज वेरी क्लियर। जैसे आपने किसी कंपनी का पैसा लिया और भाग गए, तो कंपनी आपके खिलाफ केस कर सकती है। सपोज़ कंपनी को आपने पैसा दिया और कंपनी उस काम को पूरा नहीं कर पाई जिस काम के लिए आपने पैसा दिया, तो कंपनी से आप रिटर्न मनी के लिए शू कर सकते हो। And number 8 is artificial person. The company carries on its business activity in its own name, but it
is not a natural person with human physical construction, so it is called a artificial person. यानी कंपनी जो है वो सारा बिजनेस एक्टिविटी अपने नाम से चलाती है, बट नॉट अ नेचुरल पर्सन विथ ह्यूमन फिजिकल कंस्ट्रक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन. यानी उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस तो होता नहीं है, नेचुरल पर्सन की तरह हमारे आपकी तरह होती नहीं है. सो दैट्स वाई उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन और कहते हैं. इट इज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. यानी उसका अपना एक लीगल एंटिटी होती है और अपने मेंबर से उसकी कह सकते हो एग्जिस्टेंस जो होती है वो सेपरेट होती है. सो नीचे एक नोट लिखा हुआ है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2015. कंपनीज एक्ट बेसिकली कंपनीज एक्ट है 1956. इसे अमेंड किया गया है इन 2015. अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होता रहता है, यू नो वेरी वेल. तो पहले 1956 द बेसिक कंपनीज एक्ट जो अभी तक चला आ रहा है हमारे देश में. तो बेसिकली द कंपनीज एक्ट 1956 अमेंडमेंट हुआ 2013 में, एंड नाउ एक अमेंडमेंट हुआ था 2015 में. सिग्नेचर इज नॉट एसेंशियल ऑन द कॉमन सील, एज अ कॉमन सील वर्क एज सिग्नेचर. यानी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर उस पर अपनी कंपनी का उस पर मुहर लगा हुआ है तो उस पर किसी की साइन भी ना हो, जैसे आप देखते होंगे जनरली उस पर साइन भी होता है, अगर उस पर किसी का साइन ना भी हो तो उस डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जाएगा. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ द कंपनी, दैट इज अ representative management. So the shareholder of a company are the true owners of the company, yet they have no right to take part in the routine managerial activity of the company. Only the selected person called directors can take part in the day-to-day business of the company. यानी जनरली कंपनीज के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ट्रू ओनर माने जाते हैं. जैसे आप जानते हो कंपनी के दो शेयर होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. तो जो भी मेंबर्स कंपनीज के इक्विटी शेयर होल्डर परचेस करते हैं उसे हम लोग ट्रू ओनर्स बोलते हैं. उनको बट इट हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द रूटीन मैनेजरल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. ये बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आपने इक्विटी शेयर परचेस कर लिया तो आप कंपनी की वर्किंग एक्टिविटी में पार्ट कर सकते हो, नहीं. ओनली द सेलेक्टेड पर्सन कॉल्ड डायरेक्टर्स, सिर्फ सेलेक्टेड पर्सन होते हैं जिसे शेयर होल्डर्स के ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं. तो डायरेक्टर्स ही उस काम डे टू डे एक्टिविटी के काम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यानी एक तरह से डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ पे उस कंपनीज के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चेयरमैन, CEO डिसाइड करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं और वो सारी कंपनीज को ऑपरेट करते हैं. Number 10 and the last important feature of the company. The following are the other feature or characteristics of the company. A company can enter into the contract through the board of director. It cannot do itself directly. यानी कि कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मेट करने से, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, किसी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेल्प लेना पड़ता है. यानी वो डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. ऐसा नहीं कि कंपनी का कोई भी मेंबर जाए और कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाए, यानी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्शन का परमिशन होना ज़रूरी है. ये कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसा ना हो कंपनी के नेम को कोई मिसयूज़ करे. अ कंपनी कैन बोरो फंड इन एडिशन टू द इशू ऑफ शेयर. वो शेयर इशू करने के साथ साथ बोरो फंड भी कर सकती है, लाइक अ डिबेंचर. इट इज़ अ रजिस्टर्ड ऑफिस. थ्रो इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज़ टू बी परफॉर्म ऑल स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन लाइक अ पर्सन. ये याद रखना है आपको कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन उसे सारे स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन जैसे पर्सन. स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एक नॉर्मल ह्यूमन बींग पे एप्लीकेबल होता है वैसे सब पे होता है. जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग पे ये एप्लीकेबल है कि वो ये काम ना करे, जैसे पर्टिकुलरली कोई ऐसा काम ना करे जो एंटी नेशनल हो. तो कंपनीज भी के ऊपर भी ये ऑब्लिगेशंस हैं कि वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती. द एरिया ऑफ ऑपरेशन, जुरिडिक्शन, ETC ऑफ अ कंपनीज आर गवर्न बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिफिशियल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. यू नो कंपनीज के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA एंड AOA. तो जो MOA होता है वो कंपनी का चार्टर होता है, यू नो, जिसमें कंपनीज के नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिग्नेचर क्लॉज एक्सप्रेस्ड होते हैं. और साथ ही साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंपनी के इंटरनल्स रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन होते हैं. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक एक्सटर्नल ओवरव्यू होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के इंटरनल ओवरव्यू को डिस्क्राइब करता है. सो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी और उसके जुरिडिक्शन एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं कि वो कंपनी
क्या क्या ऑपरेट कर सकती है, किस एरिया में ऑपरेट कर सकती है, उसके मेंबर्स के लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें, उसकी सेंट्रल ऑफिस कहाँ होगी, उसकी ब्रांच ऑफिस क्या है, यानी सार ऑल द थिंग्स disclosed by the company in their important document, that is MOA and OA. So today we completes all the important theoretical concept related to the companies. The first one is a definition of the company, second one is a meaning of the company, third one is a feature of the companies, and there's a few important features given by me. There are basically 10 important feature of the companies. It is very important feature for you. So I hope today we cleared all the topics very easily. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot.